बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी पंकज झा जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी सौजन्य मुलाकात हुई और हमने उनको उनके जन सेवा के शानदार 23 साल आज पूरे हुए। 7 अक्टूबर 2001 को वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में आज उनके शानदार 23 साल पूरे हुए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में उनको हमने बधाई दी उनके शानदार 23 साल पूरे होने पर, और उनसे छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं उनके विषय में अवगत कराया। जो वहां पर मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, तो सबसे उनको अवगत कराया और भावी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़, सबसे उनको अवगत कराया। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और नक्सल समस्या से एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन था यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, डीजीपी और अधिकारी और हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है। और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहां की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहां पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे, उनको नौकरी लगाए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। उधर खबर दुर्ग से है, जहां नवरात्र पर्व के बीच एक बार फिर जमकर चाकूबाजी हुई है। जहां 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बीच एक युवक की चाकू और पत्थर से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पहुंचते ही विवेचना शुरू की। बता दें कि मृतक दादू कैटरिंग का काम करता है, तो वहीं इस हत्या को आपसी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
उसकी मित्रता हुई आरोपियों से। ये थाना कोतवाली के चंडी मंदिर के पास की घटना है। कल रात को लगभग 12:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने के बाद कोई एक युवक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर वहां पहुंची और युवक को पहुंचाया गया हॉस्पिटल की ओर उसका। तत्पश्चात पुलिस ने योजना चालू किया और उसमें 3 अपराधियों को नामजद चिन्हित किया गया है और बाकी 3-4 संदेहियों को और लाया गया है। उससे पूछताछ जारी है। जितने की भी संदिग्धता इसमें पाई जाएगी उसमें भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना, किस सामान से उसको वार किया गया? ये लगभग पुलिस को सूचना लगभग 12-12:30 के आसपास पुलिस के पास ये सूचना आई थी। उसके बाद तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें तत्काल लोग में जो आरोपी हैं उसकी पहचान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और 3 लोगों को नामजद इसमें हिरासत में लिया गया है और बाकी जो अन्य लोग की सूचना मिलने पर उनको भी लाकर के पूछताछ की जा रही है। इन समानों से यहाँ पे अभी प्रथम दृष्टिया दिख रहा है कि जो हाल जो ईंट या पत्थर होता है उस टाइप की चीजों से उसमें वार बताया जा रहा है जो बयान में आ रहा है और आगे की चीजें जिसका और भी इस्तेमाल किया होगा अभी पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाएगा। हाँ, मृतक का पूरे में हत्या का मामला उसके ऊपर 2016 में था और छोटी मोटी अपराध में उसका नाम पहले से ही शामिल रहा है और आदितन अपराध से संबंधित था वो। और इसकी और गहनता से जांच की जा रही है कि जो इसमें और संलिप्त है आरोपी उनका भी कोई पुराना इतिहास तो नहीं है। मृतक और आरोपियों के बीच कैसा संबंध था? मृतक की पत्नी ने बताया था कि एक आरोपी है जिसको ये शक था कि उसके भाई की एक मृत्यु हुई थी जिसमें जो अभी वर्तमान में जो मृतक है उसका हाथ हो सकता है, इसलिए वो उसने घटना को काबिज किया है। तो उसके नामजद उसका आरोप लगने पर उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले की बेरला ब्लॉक की ग्राम सिलघट में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास से कई ग्रामीण अब भी कोसों दूर हैं। ग्राम सिलघटा के सैकड़ों ग्रामीणों को आवास नहीं मिला है, जिससे ग्रामीण लंबे समय से कच्चे मकान पर रहकर अपने गुजारा कर रहे हैं। लंबे समय से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आवास की मांग को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी गुहार नहीं सुनी गई है। और गाँव में जिनकर घर 5 जन 10 जन है ओकर 5 घर मतलब 5 जन के आवास योजना है। जेकर घर खदर छानी है ओकर घर आवास नहीं मिला थे और हम 20 साल से हो गए हम आए हम, लेकिन आज तक के हमारे आवास लिया है और जो हमारे से पीछे है ओकर आवास आ चुके हैं। ऐसा न्याय होना भी नहीं चाहिए हमारे सिलघट गाँव में। और हमन मन के नाम दाम नहीं है आवास योजना में, ऐसे बोलते गाँव मन। हाँ, लंबा समय से आपके गांव से जिला पंचायत ओकर का योगदान आपके गांव में? ओकर कोई योगदान नहीं हमारे गाँव का, कोई योगदान नहीं ना। हमारे गाँव कोई सहयोग नहीं कर पाता होगा। हम पितेश्वरी साहू है, मैं ग्राम पंचायत सिलघट से आया है। मोर आवास नहीं आएगा। मैं 10-12 साल से मतलब शादी हो गई, मोर 10-12 साल हो गया है, लेकिन अभी तक के आवास के फायदा हमारा नहीं हो है। और मुही भसरनी मोर गाँव में सैकड़ों आदमी है जेकर आवास अभी तक के नहीं आए। और मैं कलेक्टर से निवेदन करता हूँ कि हमारा ये सब के लाभ दिया जाए। मोर नाम मूलचंद साहू है और मैं हम प्रधानमंत्री आवास गांव के हित के नाम से सैकड़ों चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज तक न मोर घर क्या है, न मोर परिवार क्या है, न मोर गाँव क्या है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2000 हर व्यक्ति मिलना रही से आज तक मतलब सरपंच के खाता में 7.5 लाख रुपए आ चुके हैं, लेकिन वो आज तक 2 रुपए करोड़ नहीं दे है। ये खड़ी में आवेदन लगा चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन अभी तक वो कोई संज्ञान नहीं ले। कलेक्टर महोदय तक है, मेरे पास कापी है, फिलहाल अभी मैं लाया हूँ। अगर प्रूव करना चाहे तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। आवास के लिए अपात्र मतलब घर नहीं मिले, पात्र मतलब मिले? हाँ, ऐसे भी बात है। जहाँ जेकर 2 मंजिला मकान है, 2-3 पक्का मकान है, तो आवास मिल चुके हैं। और जेकर एक भी मकान नहीं है, कच्चा है, बिला भर का करत है, खदर उदरत है, खपरा छानी है, वो छैया भी नहीं है, आज तक के झिल्ली डाले नहीं है। हमारे साथ में जो आया है कब से परेशान हो? मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। यहाँ चोरी चमारी करे, यहाँ पंचायत पंच सरपंच मुरू दुनियादारी हर प्रकार के चोर मौसेरा भाई के देना वो सब चीज है। यहाँ तक के 2-3 सालों को धान ला चोरी करके ले जाते।
मैं सरपंच मेरे को हो रहा था, तहसीलदार मेरे को हो रहा था, थानादार मेरे को हो रहा था, एसडीएम मेरे को हो रहा था, कई चुनाव आवेदन कलेक्टर में लेना, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो है। आपके गांव से जिला पंचायत सदस्य भी है राहुल टिकरिया, राहुल टिकरिया के ग्राम सिलघट में हमारे सिलघट पाव थे, सिलघट मतलब टिकरिया के नाम से जाने जाते, लेकिन ग्राम पंचायत सिलघट पाव में राहुल टिकरिया के 1 पैसा के कोई योगदान नहीं है। वो समय में जो कर रही है एक जगह देशमुख है, तेने समय में बस लहरा ले भर आ रही है जनता प्रभावित करे भर, बाकी इसे ताले 1 पैसा कोई लोग योगदान आपके गाँव में नहीं, मैं वो शकल नहीं देखे वो समय से लेकर आज तक। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विष्णु के सुशासन का युवाओं से सरोकार, खुल रहे हैं सरकारी नौकरियों के द्वार, निष्पक्ष परीक्षा, बेदाग भर्तियां आई जोरदार, सीएम विष्णुदेव साय का नेतृत्व असरदार। एक साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3,500 पदों पर सरकारी भर्ती का रास्ता साफ। 5 साल जिनके इंतजार और गड़बड़ी से खराब हुए उनके आयु सीमा में 5 साल माफ। किसी के कंधे पर सजेगी वर्दी और सितारे, चिंता नहीं आपके पेयजल को कौन सुधारे। किसी के चिकित्सकीय सेवा का सपना हो रहा पूरा, किसी के छात्रावास संभालने का, मार्शल बनने का सपना क्यों रहे अधूरा। जंगल की रक्षा करने वाले अब रक्षक आ रहे हैं, ग्रामीण विकास का दायित्व अब युवा कंधों पर सजा रहे हैं। न्यायालयों में त्वरित न्याय की बढ़ेगी जिम्मेदारी, कृषि कार्य की दक्षता बढ़ाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी। युवा दलों में बेहतरी के जागे जज्बात है, विष्णु के सुशासन में रोजगार की बरसात है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार के बेहतर कार्य कर रही है और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को सफलतापूर्वक जो अभूतपूर्व मिल रहे हैं और हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुंचा है और कई गांव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है। मैं गया उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने
आपके पुनर्वसन की योजनाएं बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में। उधर बीजेपी मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जाति को जाति से और धर्म को धर्म से लड़वा कर फूट डालो और शासन करो कि कांग्रेसियों की जो टूल किट को जनता समझ चुकी है और दीपक बैज यह बार बार नहीं चलेगा। की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद विधायक विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पे आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वालों पे आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे। आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। तब ये पत्र लिखने वाले दीपक बैज जी आप कहां थे? पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा था। स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू समाज की बैठक में कहना पड़ा कि अब धर्मांतरण करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे। तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिल्ली जाकर अवैध धर्मांतरण करने वालों को आश्वासन देकर आए थे कि हम आप यहाँ पे आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये जो धर्म और जाति के नाम पे बांटने का जो आपका टूल किट है दीपक बैज जी, उसे जनता समझ चुकी है। अब ये काट की हांडी आपकी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको बता दिया है कि आपके झांसे में वो नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है जनता को बांटने का जो एक टूल किट है वो दिखाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। उधर दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश बघेल को लिखा होता तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत नहीं कर पाए, तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद विधायक विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों। उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीह घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और घटना में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस घटना को डाइवर्ट करने और दबाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ देने की भी मांग की है। बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ में साहू समाज संकट में है, घटना की सरकार डाइवर्ट करने और दबाने की कोशिश कर रही है। बैज ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि 9 महीने नहीं, 5 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग इस सरकार के खिलाफ में लगातार आंदोलित है। मंत्रियों के बंगले लगातार घेरे जा रहे, लगातार धरना स्थल में, आज भी देखेंगे धरना स्थल पूरी तरह से पैक है। मतलब सरकार की गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ की जनता लगातार पीस रही है और इस सरकार के पास ना कोई विजन है,
न इस सरकार के पास कोई नीति है, ना सरकार के पास कोई नियत है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई के पैसा इस सरकार सिर्फ लूटने का काम करे, इसके सिवा कुछ भी नहीं। महाज्ञानी मंत्री टोपी चौधरी जी अभी तक तो पूरे विभाग को टोपी पहनाते आए हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को टोपी पहनाते आए हैं, व्यापारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 32,000 करोड़ का बजट आखिर कहां गया? 32,000 करोड़ का कर्ज आखिर कहां गया? मैं टोपी चौधरी जी से निवेदन करता हूं, कृपया छत्तीसगढ़ की जनता से अवगत करा दे। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने सिर्फ इस 8 से 9 महीने में, जो 5 साल में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में कभी 8-10 महीने में, 1 साल में कभी इतने 1000 करोड़ का कर्जा नहीं लिया। आपने सिर्फ 8 से 9 महीने में 32,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है कि आपने 32,000 करोड़ का लिए कर्ज लिए, उस कर्ज को कहां कहां किस किस मद में आपने खर्च किए, इसके पहले हिसाब आपको देना चाहिए। उसके बाद आप बजट के लिए, आपके पास पैसा है ही नहीं। आपने युवाओं को नौकरी देने, रोजगार देने, नौकरी देने कहा। आज पूरे युवा लगातार आपके बंगले घेर रहे, पूरे धरने पे बैठे। उनके लिए क्या प्रावधान किया है टोपी चौधरी जी? मैं जरा से ये पूछ रहा हूं। आपने अभी तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाते आए हैं, अब नहीं चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का पाई पाई का हिसाब टोपी चौधरी को देना चाहिए। ये 9 महीने की सरकार, मैंने तो कहा, उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं, ये जल जगार नहीं, बल्कि फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।